नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है मैं सुविचार सर। हमने साथ में केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एमएसटी सीईटी में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें केमिस्ट्री जो है इसका जो पेपर पैटर्न है, एमएसटी सीईटी का पेपर पैटर्न है, इसमें केमिस्ट्री को किस तरीके से पूछा जाता है ये चीज़ हम सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि एमएसटी सीईटी का पेपर पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले एमएसटी सीईटी का पेपर पैटर्न जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो पीसीएम ग्रुप और दूसरा होता है पीसीबी ग्रुप। जैसे कि आप सभी को पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, और मैथ एंड बायो ये कैसा सब्जेक्ट है बेटा आपका, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर आप एमएसटी सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका पीसीएम ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आपको टोटल जो टाइम होता है, टोटल टाइम पीरियड होता है 180 मिनट का, यानी 3 आवर्स का, है ना। तो उसमें से दो हिस्सों में फिर से इसको डिवाइड किया जाता है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है यानी कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री और मैथ के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको अलग से 90 मिनट दिए जाएंगे। उन 90 मिनट में ही आपको उन दोनों एग्जाम को छुड़ाना है, उन दोनों पेपर को सॉल्व करना है। और बाकी बचे 90 मिनट में या तो आपका पीसीबी होगा तो बायो सॉल्व करना है, और अगर पीसीएम है तो आपको मैथ सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ आया। तो दूसरी चीज़, अब पेपर पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है और उसका रेशियो कैसा होता है कि हम ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस पोर्शन से आने वाले। ठीक है, तो केमिस्ट्री का कैसा होता है, केमिस्ट्री चाहे लो या फिर फिजिक्स लो, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट लो, इसमें 80-20 का फॉर्मूला रखता है। कौन सा फॉर्मूला रखता है बेटा, 80-20 का। 80 मतलब 12 का जो सिलेबस है उसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके 50 क्वेश्चन है, 50 में से 80% कितना हो रहा है आपका, 40 क्वेश्चन तो इधर से ही आ रहे हैं, और 20 क्वेश्चन किधर से आते हैं आपके 11th के सिलेबस से। ये यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो 20% सिलेबस है, 20% जो सिलेबस है 11th का, ये इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 12th, है ना। जब आप ये 20% सिलेबस 11th का कवर कर लोगे तब आपका 80% सिलेबस इजीली कवर हो पाएगा। जैसे कि अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में तो सभी को पता है कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी है, 4, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल। अब इनमें से मेजरली हम 3 चीज़ों में ज़्यादातर स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में। तो देखो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले अब जितना भी समय है उसमें आप पीरियोडिक टेबल को रिवाइज करो, उसका टाइम शेड्यूल बनाओ आपके हिसाब से, जो भी आपका रिक्वायर्ड टाइम होगा हर एक के हिसाब से टाइम टेबल अलग बनेगा, ये जिसका उसका पर्सनल इश्यू है। तो देखो जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसको अगर आपको अच्छे से क्रैक करने हैं, अगर आपको 95 या फिर 100 परसेंटाइल के आसपास जाना है तो आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 11th के जो भी एज कम्पेयर टू 12th है ना, एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 12th है ना, 12th का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके कंपेरिजन में इसको नज़र रखते हुए हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमें स्टडी करना है। तो जैसे कि अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो अगर 12th का इनऑर्गेनिक समझना है तो आपको 11th के 2 यूनिट आने चाहिए, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये 2 यूनिट आपने अच्छे से कर दिया आपका 12th का भी इनऑर्गेनिक मैक्सिमम कवर हो जाएगा, यानी 80% इनऑर्गेनिक कवर हो जाएगा। ये तो हुई इनऑर्गेनिक की बात। अब हम जाएंगे ऑर्गेनिक के तरफ। तो ऑर्गेनिक में आपको पता है कि 11th की सिलेबस में ऑर्गेनिक के 2 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जीओसी कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सेकंड होता है हाइड्रोकार्बन। ये दोनों यूनिट इतने इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये आप 2 यूनिट भी अच्छे से कर लोगे ना तो आपका 12th का मैक्सिमम 70 से 80% सिलेबस जो है ऑर्गेनिक का, कुछ चीज़ें अगर छोड़ दिए तो 70 से 80% जो सिलेबस है वो इजीली कवर हो जाएगा इन 2 यूनिट के बेसिस पे। तो ये 2 यूनिट आपको करने ही करने हैं। और अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला यूनिट जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री होता है ना, वो वाला करके जाओ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है कि आइडियल गैस लॉ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डेंसिटी, मोलार मास, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो इनको अगर सीखना है, इनको अगर पढ़ना है, 12th में ये सारी चीज़ें हैं, हमने जैसे पता की है, हमने जैसे पढ़ाई की है, हमने जैसे उनको समझा है, तो ये इनको अगर समझना है अच्छे से तो आपको स्टेट ऑफ मैटर नाम का जो यूनिट है उसको अच्छे से, उसमें जो गैसेस लॉ दिए हैं, है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, आपका आइडियल गैस लॉ, है ना, उसके बाद में आपके
हेसेस लॉ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन करने, हर रोज़ आपको कम से कम एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन करने, डेली एक दिन के 20 क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा अगर आप काउंट करोगे तो आपके एट दी लास्ट डेट है ना, आपका जब भी एग्जाम आएगा उसके पहले आपके कम से कम 500, 600, 1000 क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तक समझ आया? अब देखो 12 का सिलेबस कैसे करना है। तो आप सभी को पता होता है कि 12th में हमारे यूनिट कितने 16, उनमें से फिजिकल के 6 है, इनऑर्गेनिक के 3 है और ऑर्गेनिक और एनालिटिकल के कुछ यूनिट है, बाकी जो बच्चे हुए वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे बेस है। तो अब देखो बेटा, जो भी आप फिजिकल कर रहे हो, जैसे पहले यूनिट की अगर मैं बात करूँ, पहले यूनिट है आपका सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में आपको एफसीसी, बीसीसी है ना और एससी ये पता होना चाहिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, इनकी पैकिंग इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। उसके बाद में ब्रेविस लैटिस का जो मैंने आपको ट्रिक दिया है, उस ट्रिक से आपको तो पता है सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व होते रहते हैं। उसके बाद में हम इसकी पैकिंग इफिशिएंसी को डिटेल में स्टडी करते हैं। अब पैकिंग इफिशिएंसी के आपको डेंसिटी के हो चाहे आपके मोलार मास के, ये जो फॉर्मूले है बेटा, सबसे पहले ये फॉर्मूले हर यूनिट का हर एक पेज अलग बनाओ कि अगर सॉलिड स्टेट है तो उसके जितने भी आपके फॉर्मूलाज है वो एक पेज पे लिखो, दूसरे पेज पे दूसरे यूनिट के फॉर्मूला लिखो। जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का चैप्टर आता है हमारा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में सोल्यूबिलिटी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर लोअरिंग, उसके बाद में हम ऑस्मोटिक प्रेशर ये पढ़ते हैं। ये तो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बाद में हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्टडी करना है। उसके बाद में आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, उसके बाद में केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स से आपके कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, उसके बाद में गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, सारी की सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 2 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, जिसमें हम लिगैंड के बारे में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, वर्नर्स थ्योरी के बाद में पढ़ते हैं, उसमें वीबीटी, सीएफटी, एमओटी ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं है ना। उसमें मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, उसमें कलर, हाँ कलर पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो कलर का जो चार्ट मैंने आपको बताया है, वो जो डायग्राम हमने डिस्कस की है, उसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करो, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आपके जो आईयूपीएससी होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आईयूपीएससी होता है, उस पर भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं है ना। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और उसमें ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको, और नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे √2, √3 ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यूज कितनी रहेगी, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद में आपका आता है डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में जो आपके मेटल का एक्सट्रैक्शन है, ओर से मेटल को निकालना है, ब्लास्ट फर्नांस है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। इसी टॉपिक से ज़्यादातर बार क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के बाद, ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक में आपको पता है कि हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीज़ें, अमाइंस, ये जो यूनिट है इनमें ज़्यादातर जो हाइड्रोकार्बन की और रिएक्शन हमने पढ़ी है, या फिर जीओसी में हमने जो भी इफेक्ट्स देखे, जो भी इंटरमीडिएट देखे, यही चीज़ें यहाँ पे आती है। जैसे आपको ज़्यादातर कोल्स रिएक्शन पूछी जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन पूछी जाती है, एडिशन रिएक्शन पूछी जाती है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पूछी जाती है, SN1 SN2 पे तो हर साल क्वेश्चन होती है। उसके बाद में आपकी जो भी वुड्स रिएक्शन होगी, विलियमसन सिंथेसिस होगी, ये सारी रिएक्शन पे आपको 101% क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन ज़्यादातर करके जाओ, नेम रिएक्शन के बेसिस पे। और जो मैंने आपको ऑर्गेनिक का सबसे यूनिक चार्ट दिया है, जो अब तक किसी को नहीं मिला, आप लोगों के पास वो चार्ट है, उस चार्ट का हेल्प लो। जिसके पास नहीं होगा, जो बच्चे रेगुलर थे उनसे लेके ले लो है ना, उनसे लेके स्टडी करो बेटा, उनसे लेके पढ़ाई करो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। जितने भी मैंने ट्रिक दी है, जितने भी मैंने आपको नोट्स दी है, वही आपके लिए मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। उतना ही अगर आप करोगे तो आपका स्कोर 95 के अबव चला जाएगा। हाँ, तो ये तो हुआ सिलेबस के बारे में, ये चीज़ें आपको रिवाइज करनी ही करनी है। अब देखो, बच्चों के माइंड में ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है कि यार हम कितने क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन करें तो कितने मार्क आएंगे, और कितने मार्क आएंगे तो हमें परसेंटाइल कितने होंगे, यही सभी के माइंड में चलता है ना। आप लोगों के भी माइंड में यही चल रहा है। तो देखो क्या होता है, हर शिफ्ट में, अब आपको पता है कि सीईटी की शिफ्ट अलग होती है, जैसे JEE की शिफ्ट होती है, वैसे ही सीईटी की शिफ्ट होती है
है ना, हर दिन 2 शिफ्ट होती है और 7 डेज यानी 1 वीक इसकी जो भी शिफ्ट है ये चलती है। तो देखो कैसा होता है, अगर किसी शिफ्ट में किसी को ज़्यादा मार्क्स आ गए, किसी शिफ्ट में एक अलग शिफ्ट है उसमें समझो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपके 1 पर्सन के ज़्यादा मार्क्स आ गए और आफ्टरनून शिफ्ट में 1 पर्सन के मार्क कम आ गए, तो आप एक दूसरे के मार्क से कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि क्या होता है शिफ्ट के हिसाब से आपका पेपर डिस्कस किया जाता है। पेपर का मार्क जो इवैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन होता है, वो आपका पेपर के हिसाब से होता है, शिफ्ट के हिसाब से। अगर शिफ्ट के हिसाब से जैसे कि मान लो 200 मार्क का पेपर है, अगर मॉर्निंग वाले शिफ्ट वाले को, अगर मॉर्निंग वाले बच्चे को अगर 150 मिल गए, है ना, आउट ऑफ 200 150 मिल गए, तो वो टॉपर हो गया, तो उसके 100% आ गए। तो अगर आफ्टरनून बैच वालों का पेपर टफ आ गया और उसमें से हाईएस्ट कितना है कि 125 है, 125 126, तो आप सोचोगे कि मॉर्निंग वाला तो 100% रहेगा, ये तो कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता बेटा, हर शिफ्ट के हिसाब से उसका परसेंटाइल अलग निकाला जाता है। अगर मॉर्निंग में 150 वाला अकेला ही बंदा है या फिर 150 के अबव कोई नहीं है, तो ये 100% बन गया, यानी इसके ऊपर कोई नहीं है। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे जितने मार्क है, हमारे मार्क के नीचे मार्क, यानी 200 में से मुझे 150 है, मैं अकेला ही 150 हूँ, तो मेरा 100% आ गया। लेकिन 150 से नीचे 149 है ना, 149 है, तो 149 वाले कितने बच्चे हैं और उनके नीचे कितने बच्चे हैं, है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से इनको हटाए तो बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं, इसके हिसाब से उसका परसेंटाइल निकलता है। अगर आपने अच्छे से 100 मार्क का भी पेपर सॉल्व किया, अच्छे से 100 मार्क का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तो आपका 85 यानी 85 से लेकर 90 तक 91 तक आपका परसेंटाइल जाता है। तो इसको यानी इतना माइंड में मत लो, है ना, आपको सिर्फ पेपर अटेंड करना है और आपको सिर्फ क्वेश्चंस सही से अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि आपको अगर 200 मार्क्स में से 100 भी मिल रहे हैं, तो 100 मार्क पे भी आपका परसेंटाइल 95 आ सकता है या फिर कभी कभार 80 पर भी आ सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे आउट ऑफ मार्क मिलेंगे तभी मैं 100% आ जाऊंगा। आपके माइंड का जो डाउट था क्लियर हो गया, सारी चीज़ें अच्छे से कर लो। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वैसे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम दे ही रहे हो, उसके बाद में CET के लिए भी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलो थैंक यू।